यूज होगा। जैसे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, आज का जो कॉन्सेप्ट है पीएनसी इन ज्योमेट्री, पहला तो ये पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग को देखेंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास में कुछ पॉइंट्स अवेलेबल है, लेट्स से 10 पॉइंट्स आर अवेलेबल, 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन आर अवेलेबल इन ए प्लेन। ठीक है बेटा, आउट ऑफ विच फोर आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, इनमें से 4 कोलिनियर है। ठीक है, देन हाउ मेनी पहला इसमें ट्राइंगल्स बताओ, ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है ना, ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। अगला जो है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। इसी तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि लेट्स से नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से अपन एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे पीएनसी का यूज लेंगे बेटा। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल प्रोसीजर देखो। अपने पास 10 पॉइंट्स हैं जिनमें से 4 कोलिनियर है, तो 6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट। और मान लिए कि 4 पॉइंट जो कोलिनियर है वो यहाँ पे है बेटा। ठीक है, इस तरीके से। एक बात बताओ, अगर मेरे को लाइंस बनानी हो तो पहले मैं तीसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ लाइंस बनाने के लिए क्या करूंगा, मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस बनाने के लिए सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, तभी एक लाइन मिलेगी, सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। अब एक बात बताओ, कितने तरीकों से मैं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो पहले दिमाग में क्या आएगा बेटा कि टोटल 10 है, 10 में से 2 सेलेक्ट कर लो, तो लेट्स से 10C2। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि अगर मैंने इन पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो हर बार देखो सेम लाइन मिलेगी। जैसे मैंने पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया तो यही लाइन आएगी जिस पे ये लाई कर रहे हैं बेटा, यही लाइन आएगी। ठीक है ना, मान लिया कि पहले को और सॉरी दूसरे को और तीसरे को ज्वाइन किया तो भी ये लाइन आएगी। इसी तरीके से पहले और चौथे को ज्वाइन करूंगा तो भी ये लाइन आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉइंट्स यहाँ से आ रहे हैं ना तो सेम लाइन आएगी ये वाली, और ये लाइन हर बार रिपीट होगी। तो इसका मतलब इसको हटाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4C2 ये हटाओ, क्योंकि हर बार सेम लाइन आने वाली है। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई कि अपन ने जब 4C2 सब्ट्रैक्ट किया तो इस लाइन को ही गायब कर दिया। लेकिन ये लाइन है तो सही ना, एक बार तो बनेगी कम से कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि +1। अपन ने क्या किया, टोटल में से 4C2 में सारी लाइंस गायब कर दी। सारी लाइन कौन सी, ये वाली, जब हर बार ये केस जनरेट हो रहा था तो इसको हटा ही दिया। तो अपन को 1 ऐड भी तो करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इतनी लाइंस में ये वाली लाइन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो 10C2 - 4C2, 10C2 कितना होगा, 10 9 by 1 2 कितना हो जाएगा, 45 -6 +1, ये कितना बनेगा बेटा, देखना 40 क्या 4 3 1 2 6, हाँ सही है बेटा 6। और ये 10 × 9 by 1 × 2 तो ये हो जाएगा 45। तो इसका मतलब करेक्ट है बेटा, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, ये 1 ऐड करना मत भूल जाना। अब अगले पे इसमें बोला है कि ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। तो एक बात बताओ, ट्राइंगल्स बनाने के लिए अगर ट्राइंगल की बात करूं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स के लिए मुझे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सेलेक्ट 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, सेलेक्ट 3 पॉइंट्स। तो एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, 10C3। लेकिन हर बार ट्राइंगल मिले ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। मान लो कि तुमने उन 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए इन वालों में से, तो ट्राइंगल थोड़े ना जनरेट होगा, वो तो एक लाइन जनरेट करेगा। इसका मतलब वहां से अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट हुए होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आई होगी, ना कि एक ट्राइंगल। अब कोई बोलेगा कि वहां से 2 पॉइंट्स निकाल लो, तो क्या दिक्कत है बेटा, अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट सेलेक्ट करके लाऊं, ठीक है ना, लेट से एक पॉइंट ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है, एक पॉइंट ये वाला सिलेक्ट किया और बाहर ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लूं, तो देखो एक ट्राइंगल ही तो बनेगा। इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया बेटा, देखो इस तरीके का एक ट्राइंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 2 पॉइंट उठा रहा हूं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा पॉइंट बाहर से आ जाएगा और ट्राइंगल बन जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कहानी है। अब आते हैं बेटा कि क्या पूछा था इसमें, देखो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। एक बात बताओ, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट 4 पॉइंट्स, सेलेक्ट 4 पॉइंट्स। अब इसके लिए देखो 4 पॉइंट सेलेक्ट करोगे बेटा, कितने तरीके होंगे टोटल, 10C4। लेकिन देखो अगर वो चारों के चारों पॉइंट्स उस कोलिनियर वाले पॉइंट्स में से आ जाएं तो वो लाइन जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको हटाओ, 4C4। जब वो 4 पॉइंट एक लाइन में थे, उनमें से अगर मैं चारों के चारों पॉइंट सेलेक्ट कर लूं तो क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना बनाएगा। ऐसी गड़बड़ क्या होगी कि अगर यहाँ से मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, देखो अगर यहाँ से मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, मान लिया कि एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया,
एक ये सिलेक्ट किया, एक ये सिलेक्ट किया, इनको ज्वाइन करो और एक पॉइंट बाहर से आ गया तो देखो ट्राइंगल बनाएगा बेटा ये। इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इसको ज्वाइन किया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया तो देखो ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन दो पॉइंट्स अगर अंदर से आए, दो बाहर से आए तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। मान लिया कि ये 4 कोलिनियर थे, ठीक है ना, इसमें से ये 2 उठाए और बाहर से 2 उठाए तो देख लो बेटा क्वाड्रिलेटरल बना या नहीं बना, तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से देखो अपन ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, सॉरी पीएनसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं बेटा ज्योमेट्री में। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होते हैं, मान लो पेंटागन पूछ ले, हेक्सागन पूछ ले, तो वो आना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि ज्योमेट्री में अपन पीएनसी के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जेईई में पुराने टाइम में आया था, वो भी कराऊंगा बेटा। मान लिया कि मेरे पास में 4 पैरेलल लाइंस हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बुक्स में गिवन होता है बेटा, 4 लाइंस इस डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। और मान लिया कि 5 लाइंस इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, 5 लाइंस इस डायरेक्शन में मान लिया 3, उसके बाद में 4 और इसी तरीके से लेट से यहाँ पे 5, ये लाइन है, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। अब तुमसे पूछ ले कि बताओ इनके इंटरसेक्शन से नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी मेड, पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, number of parallelograms that can be formed due to their point of intersection, due to their point of intersection। तो एक बात बताओ, अगर पैरेललोग्राम बनाया ड्यू टू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेललोग्राम की खास बात क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक पैरेललोग्राम बनता है तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो देखो इसकी खास बात क्या है कि मैं इस तरीके से 2 तो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करूंगा बेटा, तभी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम बन जाएगा नहीं बनेगा। लेट से मैंने ये वाली लाइन कंसीडर की, ये वाली लाइन कंसीडर की, ठीक है, ये वाली लाइन कंसीडर की, ठीक है, और लेट से ये वाली लाइन कंसीडर की। देखो इनके इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाएगा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 तो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करो, 2 हॉरिजॉन्टल। तो फाइनली आंसर क्या बोलेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल 4 लाइन है तो 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना। तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। ऐसे ही देखो वर्टिकल लाइन कितनी है, 5, उन 5 में से अगर मैं कोई 2 लाइन सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम जनरेट कर लेगा इंटरसेक्ट होके। इसका मतलब इंटू 5c2, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, 5c2 क्या होता है 10। इसका मतलब टोटल कितने पैरेललोग्राम बनेंगे बेटा, 60 पैरेललोग्राम्स क्रिएट होंगे यहाँ पे। क्लियर है बेटा, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखो इसी तरीके से और क्या क्वेश्चन बन सकता है ज्योमेट्री में। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, देखो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है बेटा। ये मान लिया कि अपने पास में कुछ सर्कल्स अवेलेबल है, लेट्स से 4 डिस्टिंक्ट सर्कल्स, ये क्लास में भी कराता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट सर्कल्स, ठीक है ना। उसके बाद में 3 डिस्टिंक्ट पैराबोल्स, 3 डिस्टिंक्ट पैराबोलास, ठीक है ना। उसके बाद में लेट्स से मेरे पास में 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस है, 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस है, 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब ये पूछ ले फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बताना है बेटा। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट करना है, ध्यान रखना डिस्टिंक्ट है, तो कोई भी अपने आप पे ओवरलैप नहीं करेगा कि पहला सर्कल दूसरे पे ओवरलैप करा दिया, इनफाइनाइट पॉइंट्स बना दिया, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, देखो अपने पास क्या क्या अवेलेबल है उसको लिखते हैं। अपने पास में सर्कल है तो एक सर्कल आएगा बेटा, इस तरीके से डायग्राम रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है तो पैराबोला भी रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन भी रहा होगा। तो एक बात बताओ कैसे कैसे इंटरसेक्शन होगा, जब ये सारी चीज इंटरसेक्ट करेगी तो प्लेन के अंदर सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से सर्कल पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा होगा बेटा, इसी तरीके से पैराबोला पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर पहले सर्कल स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से पैराबोला पे आओ तो पैराबोला पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। और कैसे इंटरसेक्शंस क्रिएट होंगे बेटा, पैराबोला स्ट्रेट लाइन, पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन और लास्ट में स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, ये क्रिएट हो रहा होगा। एक बात बताओ, सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन क्रिएट करना है तो 2 सर्कल सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना बेटा, तो उतने ही पेयर्स बनेंगे मेरे पास। हर बार 2 सर्कल के इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट्स क्रिएट होंगे बेटा, 2 पॉइंट्स क्रिएट होंगे। तुम देख सकते हो जब 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना तो हर पेयर से 2 पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। ऐसे ही 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो हर पेयर से 1 पॉइंट क्रिएट होता है। ऐसे ही पैराबोला की बात करें तो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स क्रिएट होते हैं ऐसे, अगर डिस्टिंक्ट पैराबोलाज है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आ जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले पेयर्स देखते हैं कितने पेयर्स बना सकते हैं। 2 सर्कल तो 4c2, 4 में से 2 सर्कल सेलेक्ट कर लिए,
हर बार तुम्हें 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो इतने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल से आएंगे। सर्कल पैराबोला देखो, अगर मेरे पास में पैराबोला है और सर्कल है तो वो मैक्सिमम 4 जगह इंटरसेक्ट कर सकता है बेटा। ये पैराबोला में प्रॉपर्टी भी होती है, ये सर्कल पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन पैराबोला। जब अपन को नॉर्मल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद में आता है ऐसा कुछ इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो, अगर इसकी बात करें ना अपन, तो सर्कल पैराबोला, एक सर्कल उठाओ एक पैराबोला उठाओ, तो कितने पेयर्स बना सकते हैं? 4c1 3c1। हर बार एक पेड़ से कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 4, तो यूनिटरी मेथड से 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये आ गया। फिर सर्कल और स्ट्रेट लाइन, एक बात बताओ, सर्कल और स्ट्रेट लाइन से हर बार 2 पॉइंट्स क्रिएट होंगे या नहीं होंगे? हर बार 2 पॉइंट्स क्रिएट होंगे बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि देखो कितने पेयर्स बनेंगे, एक सर्कल उठाओ 4c1, एक स्ट्रेट लाइन उठाओ 5c1, और हर बार 2 पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो इंटू 2, तो यूनिटरी मेथड से ये टोटल आ जाएंगे। फिर पैराबोला, पैराबोला का इंटरसेक्शन, कितने पैराबोला है? 3, 2 सेलेक्ट करो 3c2, हर बार 4 पेयर्स मिलेंगे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे सॉरी, तो इस तरीके से टोटल पॉइंट्स आएंगे। पैराबोला स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ सकते हैं, तो इसका मतलब कितने पेयर्स बनेंगे पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के? वो देखो, एक पैराबोला उठाओ 3c1 5c1, और हर बार 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके से 3c1 इंटू 5c1 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देखो बेटा, दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होते हैं, तो कितने पेयर बनेंगे? 5c2, तो स्ट्रेट लाइन एट ए टाइम उठाई, हर बार एक पॉइंट जनरेट होगा, तो ऐसे आ जाएगा। इन सबको ऐड करके लिख दो बेटा, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 4c2 क्या होता है? 6, 6 2 12, 4 3 12, 4 48, ये आ जाएगा 40, 3c2 3, 3 4 12, 3 5 15 to 30, और इसी तरीके से ये 5 35 35, और उसके बाद में 24, ये हो जाएगा बेटा कितना? 60, ये हो गया 100 90 102, और ये 5, तो 107। एक सेकंड बेटा, वापिस से देख लेता हूँ क्या कुछ लिखने में गलती तो नहीं की है। देखो, अच्छा ये 60 और ये 40, 100 100 और 17 और 30, इस तरीके से आ रहा है बेटा। इसका मतलब ये हो गया, ये 48 आ रहा है, 4 3 12 48, 6 2 12, देखो 12 आ रहे हैं, 48 आ रहा है, आया यहाँ से पॉइंट आ गया, ये 30 वाले पॉइंट भी सही आए अपने पास, 12 वाले पॉइंट भी आए हैं सही, और इस तरीके से ये वाले पॉइंट्स भी अपन ने सही लिखे हैं बेटा। तो सारे पॉइंट्स तो अपन ने सही लिखे हैं, क्या गड़बड़ की? 5, अच्छा 5c2 बेटा 10 होता है ना, वो जल्दीबाजी में 5 लिख दिया, ऑप्शन मैच नहीं करा बेटा, ठीक है ना। अब देखना 60 40 100 100 100, ये क्या हो जाएगा बेटा? 60 40 100 4c2 6, लिखने में क्या गलती हो रही है बेटा? एक सेकंड, ये 12 और 12 वाला 24 बनाएगा, 24, और ये 48 वाला आ गया, ठीक है ना। हाँ सही तो है, तो ये इसी तरीके से आ जाएगा बेटा, करेक्ट है। अब इनको ऐड करके देख लो क्या बन रहा है, फिर ऑप्शन देखते हैं बेटा क्या मैच करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शन में मेरे पास अवेलेबल है 150 152 154 156, तो 60 40 100 100 100, और ये 40 140 152, टोटल बेटा 152 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट है अपना, 152 सही है इसका मतलब आंसर। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, और ज्योमेट्री में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ज्योमेट्री में एक जो इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से बनता है, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर दिया होता है, उस स्ट्रक्चर में मूवमेंट होता है बेटा। देखो बताता हूँ क्या, कि मान लिया कि कभी इस तरीके से चेस बोर्ड टाइप का कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, मान लिया इस तरीके से, एक से ये डायग्राम बना देता हूँ, इस तरीके से कोई डायग्राम बेटा, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल मान लिया। अब मेरे को बोल दे कि लेट से ऐसे हॉरिजॉन्टली मेरे पास में 4 रो बना रखे हैं, 1 2 3, और लेट से 5 बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से लेट से वर्टिकली आ गया, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, इसी तरीके से चौथा कॉलम, ठीक है ना, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ए पॉइंट से मूव करके पॉइंट बी तक जा रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैं फॉरवर्ड गया, ये मोमेंट है, तो बैकवर्ड मोमेंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं एक बार अपवर्ड चला गया तो मैं डाउनवर्ड नहीं आऊंगा, अपवर्ड गया तो डाउनवर्ड नहीं आऊंगा, ये ध्यान रखना। तो ये पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी, टू गो फ्रॉम ए टू बी। देखो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन हमेशा पहले एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। जैसे मान लिया कोई रास्ता बनाओ कि पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस पाथ को ऑब्जर्व करो। अगर इस पाथ को देखो ना बेटा, सबसे पहले क्या था, ये वर्टिकली अपवर्ड,
फिर हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल 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 अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अपवर्ड अपवर्ड। ठीक है बेटा, ये रास्ता एक है। ऐसे एक रास्ता देखो बेटा, अगर ऐसे गया, इस तरीके से मूवमेंट किया मैंने, ठीक है ना, ये गया ये गया ये गया, इस तरीके से गया इस तरीके से गया इस तरीके से। इसके देखो मूवमेंट को देखें, पहले तो 4 बार हॉरिजॉन्टल, फिर राइट राइट राइट, फिर अप, फिर राइट राइट राइट, ये आ गया। अगर इसकी खास बात देखो ना, तो ये 5 हो गया बेटा, ठीक है, 6 तो हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा 5 वर्टिकल। इनकी खास बात देखो बेटा, तुम देख सकते हो टोटल कितने मूवमेंट है, टोटल 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 मूवमेंट है बेटा। देख लो ये, अगर एक मूवमेंट को 1 यूनिट का अज्यूम करूं मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना 1 मूवमेंट इज ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, कि यहां से आ रहा हूं तो 1 यूनिट है ये, ठीक है ना, ये जो मूवमेंट है ना जितने भी, ये 1 यूनिट के हैं बेटा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से जितने भी हैं ये 1 यूनिट के हैं, 1 1 यूनिट के। अब देखो, अगर इसमें खास बात देखें ना, तो टोटल मूवमेंट 11 हो रहे हैं ए से बी जाने में। तो 11 मूवमेंट में खास बात यह है कि 5 जो मूवमेंट है ना, 5 लोकेशन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड के लिए जैसे ही फिक्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल वाले मूवमेंट फिक्स हो जाएंगे। लेट्स से एक एग्जांपल बनाता हूं। मैंने क्या किया, 11 लोकेशन जो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें पहली लोकेशन पे फिक्स कर दिया, लेट्स से इस लोकेशन पे, इस पे, इस पे और लेट्स से इस पे, ठीक है बेटा। अब देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे ये फिक्स करूंगा तो देखो एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 2 4 2 6, तो 6 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गए, 5 वर्टिकल। देख लो ये पाथ बनेगा बेटा। इसको प्लॉट करके देखें, अगर अपन इसको लेट से प्लॉट करके देखें, पहले क्या गया अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में क्या है राइटवर्ड, फिर क्या आया राइटवर्ड, फिर आया अपवर्ड, फिर आया राइटवर्ड, फिर आया अपवर्ड, फिर आया राइटवर्ड, फिर आया अपवर्ड, फिर आया राइटवर्ड राइटवर्ड और फिर आया अपवर्ड। देख लो ऑटोमेटिकली रास्ता मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो कहानी क्लियर है कि टोटल मेरे पास में 11 लोकेशंस हैं, उन 11 लोकेशंस में मैं 5 वर्टिकल फिक्स कर दूं तो 5 पोजीशन सेलेक्ट करो तो 11 C5। तो इतने तरीकों से अलग अलग पाथ क्रिएट हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली 5 हॉरिजॉन्टल सॉरी 5 वर्टिकल फिक्स कर दो तो 6 हॉरिजॉन्टल मिल जाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग और एक पाथ बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ज्योमेट्री में एप्लीकेशन होता है बेटा, ठीक है। अब मान लो कि इसी में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे बेटा, इसी में एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं बेटा। लेट्स से जो क्लास में क्वेश्चन कराया था उसी को कंसीडर करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर था 4, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कि मान लिया कि मेरे पास में इसी तरीके का एक रास्ता है बेटा, ठीक है ना, इसी तरीके का एक रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, इस तरीके से मान लिया 3, इस तरीके से मान लिया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 2, इस तरीके से आ गया 3 और इस तरीके से आ गया, ठीक है 4, ये आ गया बेटा। अब एक बात बताओ, यहां से लेके अगर यहां तक जाए, ठीक है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक जाए और मैं तुमसे बोलूं कि यहां से होते हुए नहीं निकलना तुम्हें, ठीक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है लेकिन सी पॉइंट होते हुए नहीं निकलना, तो पहले क्या करूंगा बेटा कि टोटल तरीके देखूंगा, पहले क्या करूंगा टोटल तरीके। तो एक बात बताओ, ए टू सी टोटल कितने होंगे, टोटल वेज देखें, अगर टोटल वेज देखोगे तो टोटल मूवमेंट देखो कितने हैं, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 10 है। तो 5 हॉरिजॉन्टल फिक्स कर दो तो 5 वर्टिकल ऑटोमेटिकली फिक्स होंगे और एक पाथ मिल जाएगा, तो टोटल आ गया 10C5, ठीक है। अब देखो इनमें कई रास्ते ऐसे होंगे जब तुम सी से होकर निकलेगे, जैसे एक रास्ता ये है ये है ये है फिर 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 ये, इस रास्ते को देखो सी से निकल रहा है तो हमें हटाना है, तो अपन एक काम करते हैं ये रास्ते हटा देते हैं बेटा। ए टू बी जो जाने के टोटल रास्ते हैं वो ये है। अब ए टू बी वाया सी वो देखते हैं कितने होंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए टू सी गए देन सी टू बी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ए टू सी कितने रास्ते होंगे वो देखो, ए टू सी की बात करूं, ए से लेके सी में 2 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, 1 2 फिर 1 2, तो क्या आएगा 4C2, 2 हॉरिजॉन्टल फिक्स कर दूंगा तो 2 वर्टिकल मिल जाएंगे, 6 तरीके आएंगे बेटा। फिर सी टू बी जाऊंगा, देखो सी टू बी गया तो टोटल 6 बचेंगे अब, क्योंकि 10 थे 10 में से 4 तो यूज हो गए तो 6 बचे, 6 में से 3 हॉरिजॉन्टल फिक्स करूंगा क्योंकि 1 2 3 हॉरिजॉन्टल बचे ना, इसका मतलब 6C3 ये आ जाएगा बेटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब ये टास्क पूरा कंप्लीट होगा, तो 4C2 इंटू 6C3। ये वो रास्ते हैं जब ए टू सी जाऊं सॉरी ए टू बी जाऊंगा वाया सी, तो इन रास्तों को हटाना है।
तो इनको इसमें से हटा दोगे तब जाके वो वेज मिलेंगे जिसमें मैं सी के थ्रू नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ए टू बी नॉट वाया सी, ए टू बी नॉट वाया सी, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या किया, टोटल NC5 उनमें से वो हटा दिया जिसमें सी से होता हुआ निकल रहा हूं, तो इस तरीके से आ जाएगा बेटा आंसर, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री में एक एप्लीकेशन आ जाता है वो। अब देखो इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जैसे एक क्वेश्चन बहुत पहले जेई मेंस में, सॉरी जेई में आया था, क्वेश्चन नंबर 6, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा इस तरीके का। तो क्वेश्चन नंबर 6, मान लिया कि मेरे पास में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है ना, 1 2, सॉरी वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल कहाँ है, वर्टिकल लाइंस है 3 4, इस तरीके से लेट से मेरे पास में कुछ लाइंस है। ये टोटल लाइन जो है ना बेटा वो 2m-1 है, ठीक है ना। 2m-1 था या 2m था वो एग्जैक्टली याद नहीं, 2m मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। ये टोटल 2m लाइंस है ऐसे, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कुछ लाइंस थी 1 2, ये सारी पैरेलल लाइंस है बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से 3 4, उसके बाद में ये 5, इस तरीके से ऐसे चलता आ रहा है बेटा, ठीक है ना, ऐसे चलता आ रहा है और लास्ट तक इस तरीके से। ये जो लास्ट लाइन है ना टोटल, ये वाली जो लाइन है ना ये 2n नंबर पे है, तो ऐसी टोटल 2n लाइंस है, समझ गए बेटा। हॉरिजॉन्टली इस तरीके की बहुत सारी लाइंस हैं, वर्टिकली इस तरीके की लाइंस हैं। जो वर्टिकल लाइंस है वो टोटल 2m है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो टोटल 2n है। इस तरीके से डाटा गिवन था। अब ये बोला गया था कि ये बताओ ये जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं बेटा, देखो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर गिवन थी उसमें, ठीक है ना। मेरे को जितना डाटा याद है मैं उतने से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करूंगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोला गया था कि बताओ कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। और ये जो साइड क्रिएट हो रही है ना, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इस एक रेक्टेंगल का जो डायमेंशन क्रिएट हो रहा है ना बेटा, ये सॉरी रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, 1/1, वैसे रेक्टेंगल बोलने में कोई गलती नहीं है, ये जो स्क्वायर है ना 1/1 का है, जितने भी ऐसे क्रिएट हो रहे हैं ये 1/1 के हैं सब। अब ये बोला था कि बताओ कि कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विद ओड साइड लेंथ, विद ओड साइड लेंथ, ये बताना है बेटा, ओड साइड लेंथ ये बताना है। अब एक बात बताओ, ओड साइड लेंथ चाहिए तो अपन एक काम करेंगे ना, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी बेटा। देखो वर्टिकल लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 2m। अब मैं चाहता हूं कि लेंथ भी ओड हो और ब्रेथ भी ओड हो, तो 1 2 3 4 5। देखो जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं बेटा, अगर तुम यहाँ पे देखो, ये अगर गैप देखूं और ये गैप देखूं, ये 1/1 का रेक्टेंगल बना या नहीं बना। तो ये 1/1 का रेक्टेंगल क्यों बना, ढंग से देखो, अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसमें जो वर्टिकल लाइन है पहली वो कौन से नंबर पे है, 1, जो वर्टिकल लाइन दूसरी है वो कौन से नंबर पे है, 2। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, पहले नंबर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरे नंबर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक बात बताओ, ओड नंबर कैसे क्रिएट होता है, जब एक नंबर ओड हो एक इवन हो, तभी तो उनका डिफरेंस ओड क्रिएट होता है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करूं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ना ओड पोजीशन पे होगी और एक इवन पोजीशन पे। तो बताओ अगर टोटल 2m हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देखो टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी बेटा, 2m हॉरिजॉन्टल लाइंस थी या 2n हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2n हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना। 2n हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, लिखा था यहाँ पे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 2n हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो उसमें से आधी क्या होगी, आधी होगी बेटा ओड पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये होगा n होगी ओड पोजीशन पे, n होगी इवन पोजीशन पे। तो एक ओड पोजीशन वाली सेलेक्ट करो, एक इवन पोजीशन वाली सेलेक्ट करो, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो गैप आएगा ना इनका, वो ऑटोमेटिकली एक ओड लेंथ क्रिएट होगा। जैसे मान लिया एक सिलेक्ट किया तुमने तीसरे नंबर वाली लाइन, ठीक है ना, तीसरे नंबर वाली लाइन सेलेक्ट की, और एक सिलेक्ट की लेट से तुमने तीसरे के साथ में लेट से 2n नंबर वाली लाइन, जो लास्ट है ना ये 2n नंबर वाली लाइन, ये सिलेक्ट कर ली, तो ऑटोमेटिकली देख लो जो इसका जो गैप क्रिएट होगा ना बेटा, वो एक ओड नंबर होगा, क्योंकि सॉरी ओड लेंथ होगा, क्योंकि एक ओड पोजीशन पे एक इवन पोजीशन पे, तो ऑब्वियस ही बात है इनका जो गैप आएगा ओड आएगा। अब इसी तरीके से देखो, ये तो हो गया ब्रेथ। इसी तरीके से अगर लेंथ देखनी हो तो दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर वर्टिकल लाइंस देखोगे बेटा, सेम लॉजिक लाओगे कि जो एक हो वो तो हो ओड पोजीशन पे, एक हो इवन पे। तो कितनी वर्टिकल लाइंस दी, पहली वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी 2m नंबर वाली वर्टिकल लाइन होगी बेटा इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि m ओड पोजीशन पे होगी और m इवन पोजीशन पे। तो अब वर्टिकल लाइन के लिए एक तो ओड में से सिलेक्ट करो, एक इवन में से। तो टास्क कब कंप्लीट होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये दोनों नेसेसरी है बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो फाइनली क्या है, NC1 NC1 MC1 इंटू MC1। तो क्या आ गया आंसर, m स्क्वायर
एन स्क्वायर। तो इस तरीके से आएगा। तो नंबर थ्योरी में जो लॉजिक होता है ना बेटा, कि नंबर अगर कोड क्रिएट करना है तो जो कोड लेंथ क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब एक अगर 2 वाली पोजीशन पे तो एक 1 वाली पोजीशन पे होगा, तभी तो देखो इनका गैप 1 होगा। ऐसे अगर एक 5 पे तो दूसरा 2 पे हो सकता है, तभी तो उनका गैप 3 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टली जितनी लाइंस हैं, टोटल 2m लाइंस है, 2n लाइंस। 2n लाइंस को देखो ना, तो आधी लाइंस ऑड पोजीशन पे होगी, आधी इवन पोजीशन पे। तो एक ऑड पोजीशन से लाओ, एक इवन पोजीशन से, तभी उनका जो गैप होगा ना, उसकी जो लेंथ आएगी वो ओड नंबर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से सोचना था। ये पुराना क्वेश्चन है बेटा, जेईई में आया हुआ, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लिया अब स्पेस फिलिंग वाले कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लिया एक एग्जांपल करा ही देता हूं बेटा। एग्जांपल जैसे मान लिया कि मेरे पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सही से प्लॉट कर देता हूं बेटा, 1 सेकंड। इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास, जैसे ये हो गया और इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया बेटा, ठीक है। अब ये बोला गया है कि मेरे पास में 5 A आर अवेलेबल, ठीक है, 5 लेटर्स हैं ए, वो अवेलेबल है, आर अवेलेबल। अब उन 5 ए को इन बॉक्सेस में फिल करना है बेटा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है, नो रो रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, रिमेन्स एम्प्टी। तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो इसमें 2 तरीके होते हैं बेटा, एक तो होता है केस बनाने का तरीका, और एक होता है कि अपन टोटल निकाल के ये देख लें कि क्या कोई रो एम्प्टी रह रहा है क्या किसी केस में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर टोटल केस देखें जिसमें इन 5 ए को इनमें फिट करें और कोई रो एम्प्टी ना हो, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि पहला रो एम्प्टी हो जाए, ठीक है ना, जब अपन अरेंज करें। ऐसा हो सकता है कि दूसरा रो एम्प्टी हो जाए, हो सकता है तीसरा रो एम्प्टी हो जाए, वो भी देखेंगे क्या हो सकता है क्या। लेकिन दूसरा रो एम्प्टी हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे रो अगर एम्प्टी कर दिया तो बचे फिर 4, लेकिन फिट तो 5 करने हैं, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, 8 में से 5 प्लेस सिलेक्ट करो। उन 5 पे बिठाने का तो एक ही तरीका होगा, क्योंकि 5 ए एक जैसे हैं बेटा, आइडेंटिकल है, ध्यान रखना, आइडेंटिकल है सारी चीजें, तो अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। अब इन 8C5 में गड़बड़ क्या है, इन 8C5 में गड़बड़ ये है कि अगर पहले रो में कोई कुछ नहीं आया, फर्स्ट रो एम्प्टी, पहला रो एम्प्टी हो गया बेटा, तो वो दिक्कत वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड रो एम्प्टी, सेकंड नहीं हो सकता एम्प्टी। देखो अगर सेकंड एम्प्टी हो गया तो बचेंगी 4 पोजीशन, 5 ए कैसे फिट कर पाओगे। तो देखो 8C5 माइनस, अगर पहला रो एम्प्टी हुआ, पहले रो को यूज ही नहीं किया बेटा, ठीक है ना, ये भी यूज नहीं हुआ, ये भी यूज नहीं हुआ, तो बची हुई 6 पोजीशन में से 5 सेलेक्ट कर लो, 6C5, और वहां पे ए को फिट कर दो। ऐसे ही दूसरा केस, जब तीसरा रो एम्प्टी हो गया, जब देखो ये वाला और ये वाला एम्प्टी होगा तो ऊपर वाले 6 यूज होंगे, तो 6C5। तो इस तरीके से क्या आ गया बेटा, 8C5 माइनस 2 टाइम्स 6C5, ये आ जाएगा बेटा आंसर। अब दूसरा तरीका केस मेकिंग वाला, केस मेकिंग वाला मेथड ऐसा हुआ बेटा कि पहले रो में एक फिट किया, दूसरे रो में एक, तीसरे रो में एक। अब बचेगा क्या, फिर बचेंगे मेरे पास 2। अब वो 2 कैसे कैसे जा सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो और सेकंड रो, 4 केसेस बनेंगे। तो सबसे बढ़िया यही है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, कि जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो और ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा ज्योमेट्री से रिलेटेड, सॉरी स्पेस फिलिंग से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को अपन देख लेंगे। अब आते हैं जो कहानी अपन ने स्टार्ट किया जिसके लिए, ये तो हो गया बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हुआ अपना कौन सा बेटा बोलो, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया ज्योमेट्री वाला। अब आते हैं इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग पे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग को भी डिस्कस कर देते हैं, वैसे ही पढ़ाया है क्लास में, तो उसी को वापस बता देता हूँ बेटा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग में बहुत ही सिंपल फंडा है कि कई बार क्या होता है, चीजों को अपन बंडल्स में या ग्रुप्स में बना के रखना ही पड़ता है, ठीक है ना, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है कि मान लिया कि एक लिफ्ट में 10 लोग चढ़े, अब 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब क्या किया कि जो ये 10 लोग हैं ये 3 अलग अलग फ्लोर पे उतरेंगे, और ऐसे उतरेंगे कि पहले 2 बंदे उतरे किसी फ्लोर पे, फिर 3 बंदे उतरे, फिर बचे हुए बंदे। तो देखो यहाँ पे कौन से 2 उतरेंगे, कौन से 3 उतरेंगे, कौन से 5, इस तरीके से मैटर करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग को लाया। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बेटा। तो ग्रुपिंग में क्या सीन है वो बताता हूँ। देखो मान लिया कि मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, ठीक है, इनको 2 ग्रुप में बांटना है, 2 बंडल बनाने।
एक बंडल जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, एक बंडल जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, ये बंडल मेरे पास ही रहने चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं इन 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूं तो बचा हुआ एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसके पास आ जाएगा, तो क्या लिखोगे 3c2, ठीक है। तो क्या बनता है ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू 3 आता है। बना के भी देख सकते हो, ए बी के साथ सी, ए सी के साथ बी, बी सी के साथ ए। तो इस तरीके से 3 तरीकों से मैं पैकेट्स बना सकता हूँ बेटा, एक पैकेट ए बी, एक पैकेट सी। अगला तरीका ए सी और बी का पैकेट आ जाए, बी सी और ए का पैकेट आ जाए, ठीक है ना। अब जैसे होता है ना कि मान लिया कि मेरे पास में कुछ खिलौने हैं, 2 बच्चों में बांटने हैं, एक बच्चे के पास में कुछ खिलौने जैसे 4 आने चाहिए, दूसरे के पास 2, तो वहां पे ऐसा ये मेथड लगा पाएंगे ना अपन, पैकेट्स बना देंगे और फिर अरेंज कर देंगे उनको, ठीक है ना। अब देखो दिक्कत क्या आती है, मान लिया ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट आ गए, इनको 2 जगह बांटना है, लेकिन बात यह है कि इस बार जो पैकेट्स बना रहे हैं ना, इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट आएंगे और इसमें भी 2, इसमें होता क्या है, गड़बड़ हो जाती है। अगर तुमने सिंपल 4c2 लिख दिया कि भाई पहले वाले ग्रुप के लिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली यहाँ रह जाएंगे, तो गड़बड़ क्या है इसमें, इसमें अरेंजमेंट भी आ जाता है। क्या आ जाता है वो समझाता हूँ। देखो मान लो कि पहले पैकेट में तुमने ए बी उठाया, दूसरे के लिए सी डी, पहले के लिए उठाया ए सी, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए बी डी। पहले पैकेट में अगर तुमने ए डी उठाया तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा बेटा, बी सी। इसी तरीके से पहले के लिए बी सी उठाया तो दूसरे के लिए क्या बचेगा, ए डी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मान लिया तुमने बी डी का पैकेट उठाया तो क्या बचेगा, ए सी। इसी तरीके से अगर सी डी का पैकेट उठाया तो क्या बचेगा बेटा, ए बी। अगर तुम गौर से ऑब्जर्व करो ना, पहला जो पैकेट बना है ए बी और सी डी का पैकेट, वही पैकेट लास्ट में बन रहा है, देखो सी डी और ए बी का पैकेट। तो यहाँ अरेंजमेंट भी हो जाता है कि अगर पहले ए बी उठा तो बचा हुआ सी डी बाद में मिल गया, या पहले सी डी उठा तो बाद में ए बी आ गया, तो अरेंजमेंट हो जाता है जब ग्रुप साइज सेम होती है। ऐसे देखो अगला जो पैकेट है, कौन सा पैकेट, ए सी और बी डी का पैकेट। ए सी और बी डी का पैकेट कहाँ पे मिल रहा है बेटा, सेकंड लास्ट में। सेकंड लास्ट में देखो इसी तरीके का कुछ पैकेट है अपने पास में, तो ये आ जाएगा। और तो ऑटोमेटिकली देखो ये दोनों पैकेट भी सेम हो गए। तो कहानी होगी कि अरेंज भी हो जाती हैं चीजें। तो इसके लिए अपन 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें अरेंज नहीं कराना, हमें तो पैकेट्स ही बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाए, तो ये फॉर्मूला बनेगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 4c2 की वैल्यू, और एक 2 फैक्टोरियल आया इन दोनों का जो इंटरनल अरेंजमेंट हो गया उस वजह से आया बेटा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी मेरे पास में लेट से m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, मान लिया इतने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके ग्रुप्स बना रहा हूं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनको मैं लेट से 3 ग्रुप्स में बांट रहा हूँ, ठीक है। m, एक में m रख रहा हूँ, एक में n रख रहा हूँ, एक में p रख रहा हूँ, ठीक है ना। एक में m रखा, एक में n, एक में p, m नॉट इक्वल्स टू n नॉट इक्वल्स टू p। तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये आया कैसे होगा, देखो पहले टोटल m प्लस n प्लस p रहा, उसमें से मैंने पहले वाले ग्रुप के लिए m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये लिखा। फिर बचे कितने, अगर m सेलेक्ट कर लिए तो n प्लस p बचे, उनमें से फिर मैंने n सेलेक्ट कर लिया अगले ग्रुप के लिए, ठीक है ना। फिर जब ये n सेलेक्ट हो गए तो p बचे, तो अगले के लिए p में से p सेलेक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करोगे ना बेटा ऑटोमेटिकली ये ग्रुप बन जाएगा। देखो क्या आएगा, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल n प्लस p का फैक्टोरियल, ये आ गया। इसी तरीके से n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ऐसे ही p सी p, ये तो 1 हो गया बेटा। देखो n प्लस p का फैक्टोरियल n प्लस p का फैक्टोरियल आया ना, फॉर्मूला ये जो लिखा है m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला इस वजह से बनता है। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बन पाया, क्योंकि सबकी ग्रुप साइज सेम है, तो ऐसा इंटरनल अरेंजमेंट वाला दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लो कि ग्रुप साइज सेम हो जाए, जैसे 2n ऑब्जेक्ट है, इनके 2 ग्रुप बनाने, एक ग्रुप में n ऑब्जेक्ट रखना है, एक ग्रुप में n ऑब्जेक्ट रखना है, तो ग्रुप बनाने के जो तरीके आएंगे ना बेटा, वो आएंगे 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी हो चुका होगा ग्रुप साइज सेम होने की वजह से, तो 2 फैक्टोरियल से। ऐसे ही मान लिया कि 3n ऑब्जेक्ट है, इनको 2 जगह अरेंज करना है, सॉरी अरेंज नहीं करना, 2 पैकेट्स बनाने, सॉरी 3 पैकेट बनाने, 2 तो फिर डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। मान लिया एक में n, फिर एक में n और एक में n। तो अगर इनको ऑब्जर्व करो ना बेटा, तो कितने तरीकों से ग्रुप्स बनेंगे, 3n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये तीनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो हर बार ग्रुप तो सेम ही आएंगे ना जो बने होंगे। मान लिया एक ए बी है, एक सी डी है, एक ई एफ है, तो ए बी सी डी ई एफ, ये 3 पैकेट आपस में 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं ना, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, क्योंकि हमें पैकेट बनाने अरेंज नहीं करने, अपने पास रखने इन पैकेट को। समझ गए कहानी क्या है। तो इस तरीके से ये ग्रुपिंग वाला फंडा आता है बेटा, ठीक है ना, ये कहानी है इसमें ग्रुपिंग की। अब देखो ग्रुपिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ग्रुपिंग के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो मान लिया कि मेरे पास में एक एग्जांपल है, लेट्स से मैंने मान लिया कि मेरे पास में 8 टॉयज है,
8 टॉयज को मुझे दो ब्रदर्स में बांटना है, ब्रदर नंबर 1, ब्रदर नंबर 2। इसके पास जानी चाहिए लेट से 2 टॉयज, इसके पास 6 टॉयज। तो देखो इसको अपन सोचने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके लिए 2 सेलेक्ट कर लूं तो बचे हुए 6 इसके लिए, तो ये ग्रुपिंग ही तो हो गया बेटा, ठीक है ना। अब 2 कौन से आएंगे वो भी तो मैटर करेगा ना बेटा, इसके पास 2 आने चाहिए, इसके पास 6 आने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस 8C2 में आ जाएगा। जैसे किसी ने ये लिख दिया कि 8C2, तुमने 2 ग्रुप बना लिए, 2 बंडल बना लिए टॉयज के, एक के अंदर 2 टॉय रख दिए और दूसरे के अंदर 6 टॉयज रख दिए बेटा, ठीक है ना। तो कितने तरीकों से, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो ये गलती मत करना इनटू 2 फैक्टोरियल, ये अलाउड नहीं होगा बेटा, क्योंकि बोल रखा है साफ साफ ब्रदर नंबर 1 के पास 2 टॉयज आने चाहिए, ब्रदर नंबर 2 के पास 6 टॉयज आने चाहिए, तो अरेंजमेंट मत कर देना, ठीक है ना। और इसी को अपन पीएनसी से जो बेसिक तरीका है कि ब्रदर नंबर 1 के लिए 2 टॉय सेलेक्ट करने हैं, तो 8 में से 2 सेलेक्ट कर लो, 8C2। देख लो बेटा ये 8C2 ही तो आएगा आंसर। तो ग्रुपिंग वाले तरीके से सोचो चाहे सिलेक्शन वाले तरीके से, ये क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन ग्रुपिंग बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा है। अब कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मान लिया कि मेरे पास में जो क्लास में एग्जाम्पल कराता हूँ वो करा देता हूँ बेटा, कि मेरे पास में 6 प्लेयर्स है, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ बेटा, 3 पेयरिंग कर रहा हूँ इनकी, ठीक है ना। मेरे को 3 ग्रुप्स बनाने, 3 ग्रुप्स बनाने, और इसमें ये ध्यान रखना है कि P1 एंड P2 आर नॉट इन सेम ग्रुप, आर नॉट इन सेम ग्रुप, ये ध्यान रखना है बेटा। तो इस समय जो अपन नॉट इन सेम ग्रुप, अगर इसको देखें तो अपन इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं बेटा कि पहले तो टोटल निकाल लो कितने तरीकों से मैं 3 ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो टोटल जो आएगा मेरे पास में क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 के ग्रुप बनेंगे बेटा, और ये तीनों आपस में अरेंज हुए हुए मिलेंगे मुझे, जैसे P1 P2 का ग्रुप, P3 P4 का ग्रुप, P5 P6 का ग्रुप। मान लीजिए पहले मैंने P3 P4 बनाया, बाद में P1 P2, बाद में P5 P6, तो आएगा तो हर बार सेम ही ना। तो इसका मतलब ये तीनों बंडल अरेंज भी हो गए इसमें 3 फैक्टोरियल। तो जब मैंने ऐसे लिखा कि पहले बंडल को मैंने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, फिर 4 बचे जो उसमें से 2 सेलेक्ट कर लिए, फिर बचे हुए 2 में से 2, तो इसमें अरेंजमेंट भी आ जाता है कि पहले जो बंडल आया, बाद में जो बंडल आया, फिर बाद में जो बंडल आया, 2 ऑब्जेक्ट का, ये आपस में अरेंज हुए हुए मिल जाएंगे मुझे। लेकिन मुझे अरेंजमेंट से मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट में तो तीनों पैकेट ही आएंगे मेरे पास में, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या है बेटा, वो 3 फैक्टोरियल तो मैंने डिवाइड कर दिया उस गड़बड़ को ओवरटेक करने के लिए। अब देखो रिक्वायर्ड क्या है कि P1 एंड P2 नॉट इन सेम ग्रुप, ठीक है ना, नॉट इन सेम ग्रुप, ये दोनों सेम ग्रुप में नहीं होने चाहिए। एक बात बताओ, सेम ग्रुप में नहीं होने चाहिए तो वो चीजें हटा दो ना जब ये सेम ग्रुप में आएंगे, ठीक है ना, वो तरीके हटा दो जब ये सेम ग्रुप में आ रहे होंगे बेटा। तो सेम ग्रुप में आने के लिए P1 P2 को तो एक ग्रुप में बांध दो ना। तो बचे कितने, 4 ऑब्जेक्ट, उन 4 के 2 ग्रुप बना के देख लो कितने तरीकों से 2 ग्रुप बन पाएंगे। तो माइनस का 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इनकी ग्रुप साइज सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। कहानी समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करने में आसानी होती है बेटा, ठीक है ना। और नहीं तो अगर केस बनाने जाओगे तो गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। अब मान लो कि एक एग्जांपल और करा दूं इसमें, कि वही जो एग्जांपल क्लास में कराया था बेटा, कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लेट से मेरे पास में टोटल 10 फ्लोर्स हैं, ठीक है ना। कितने फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स। मान लिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे ग्राउंड में ये लिफ्ट है बेटा। क्या कर रहे हैं कि मेरे पास में टोटल 10 पर्सन अवेलेबल है, वो इस लिफ्ट में एंटर किए। अब मेरे को ये बोला जाए कि इन हाउ मेनी वेज दीज 10 पीपल कैन एग्जिट द लिफ्ट एट 3 डिफरेंट फ्लोर्स, 3 डिफरेंट फ्लोर्स, ध्यान रखना बेटा 3 डिफरेंट फ्लोर्स पे एग्जिट करना है, ठीक है ना। 3 डिफरेंट फ्लोर्स ये एग्जिट करना है इन ग्रुप्स ऑफ लेट्स से 2 3 एंड 5, इन इतने के ग्रुप में एग्जिट करना है। तो सीधी सी बात है, मैं क्या करता हूँ पहले पैकेट बना देता हूँ उन लोगों के, कि मान लिया कि कितने तरीकों से वो ग्रुप्स बनाएंगे। देखो 10 लोग है, 10 लोगों का ग्रुपिंग करूंगा तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इतने अलग अलग तरीकों से लोगों ने ग्रुप बना लिए कि ये 2 लोग, ये 3, ये 5, इसमें 2 आए होंगे, इसमें 3 आए होंगे, इसमें कितने आ गए होंगे बेटा, 5 आ गए होंगे। अब ये उतरेंगे तो 3 अलग अलग फ्लोर्स पे उतरने हैं, ठीक है ना। तो इनटू, अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, कितने फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स में से 3 सेलेक्ट करो, 10C3। मान लिया कि मैंने ये फ्लोर सेलेक्ट किया, लेट से ये फ्लोर सेलेक्ट किया, लेट से ये फ्लोर सेलेक्ट किया। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है कि ये यहाँ पे उतरे, जरूरी थोड़ी है कि ये यहाँ पे उतरे, जरूरी थोड़ी है कि ये यहाँ पे उतरे, ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसका मतलब अरेंजमेंट भी हो सकता है 3 फैक्टोरियल से। तो इतने तरीकों से एग्जिट हो सकता है लिफ्ट में, ठीक है ना। ये अपन चढ़े,
फिर वो ग्रुप बने, फिर वहां से 10 में से 3 फ्लोर सेलेक्ट किए और फिर उन 3 फ्लोर पे वो आपस में इंटरचेंज होके भी एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, अच्छे क्वेश्चंस हैं।